से आप जानते हैं कि यू पीपल हैव नाउ अ पार्ट ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है। और सेकंड ईयर फिजिक्स में आपके पास एक पोर्शन ऐसा है जो डील करता है मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। सेकंड ईयर फिजिक्स में एक पोर्शन ऐसा है जो डील करता है आपका मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास डील करता है तो सवाल ये होता है कि मॉडर्न फिजिक्स में हमारी कौन कौन से चैप्टर की रेंजेस लाई करती हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास जो चैप्टर लाई करते हैं वो आपके पास है चैप्टर नंबर 17 से चैप्टर नंबर 20 तक। चैप्टर 17 से चैप्टर 20 तक, चैप्टर 17 से चैप्टर 20 तक जो आपके पास पार्ट बनता है वो पार्ट बनता है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स होती है ये आपके पास कहां से कहां तक आपके पास जो है वो मौजूद है, तो आपने बोलना है मॉडर्न फिजिक्स जो हमारे पास शामिल है हमारे कोर्स में वो आपके पास है चैप्टर 17 से चैप्टर 20 तक। तो चैप्टर 17 से लेके चैप्टर 20 तक आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। दुआ नजीब कुछ कहना चाह रही है? जी बेटा दुआ बोलिए। ओके, तो यहाँ तक हमने आपके पास बात करी इसकी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास फिजिक्स कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो फिजिक्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स और एक कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स और एक कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। दो हिस्सों में फिजिक्स की डिवीजन होती है, एक क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। अगर लिखा हुआ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको 10 बार रिपीट भी करता हूं। आप लोग जानते हैं कि मेरी आदत है रिपीट करने की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझसे यस्टरडे में यहाँ पे पढ़ चुके हैं तो उनको आइडिया है कि मुझे रेपिटेशन की आदत है। तो फिजिक्स आपके पास यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपके पास कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स और एक आपके पास कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। दो हिस्सों में फिजिक्स डिवाइडेड है। सवाल ये उठता है कि मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स कौन से कंसीडर किए जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के वो कॉन्सेप्ट्स लिए जाते हैं उसके अंदर जिनकी आपके पास जो डिस्कवरी हुई है वो 1900 के आसपास हुई। 1900 से आगे या उससे थोड़ा सा पीछे। 1900 से आगे मैंने बोला जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके पास दिए गए वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके पास पाए जा रहे होते हैं। या फिर 1900 से अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए जैसे कि 1895 या जैसे कि आपके पास 1885 उसमें भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं थोड़े बहुत वो भी आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न फिजिक्स जो है उसकी इब्तिदा जो हुई है उसका जो आपके पास इनिशियल आया है वो आपके पास 1900 की सेंचुरी मतलब 1900 साल गुजर जाने के बाद जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले के कॉन्सेप्ट ले लें 1600 के 1700 के या फिर स्टार्टिंग के 1800 के, वो सारे जितने इसके ऊपर बेस करते थे वो आपके पास कहलाती थी कौन सी फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। उसको क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया जाता था, वो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स कहलाती थी। अब क्लासिकल फिजिक्स आपके पास क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स होती है जो कि आपके पास बेस करती है क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर। एक ऐसी फिजिक्स जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस करे। एक ऐसी फिजिक्स जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस करे। एक ऐसी फिजिक्स जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस करे। एक ऐसी फिजिक्स जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस करे उसको हम कहते हैं आपके पास क्लासिकल फिजिक्स। इस फिजिक्स के अंदर न्यूटन ने बहुत काम किया था। इस फिजिक्स के अंदर न्यूटन ने बहुत काम किया था, तो इसको हम समटाइम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं।
इसको हम समटाइम्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसको हम समटाइम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी आपके पास कहलाती है। तो न्यूटन ने जितना काम किया था, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती बता देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा हुआ है फोर्स, आपने पढ़ी वेलोसिटी, आपने पढ़ी स्पीड, आपने पढ़ा मोमेंटम, आपने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये सारे जो पार्ट हैं, ये पार्ट है आपके पास किसका? क्लासिकल फिजिक्स का। किसका पार्ट है? क्लासिकल फिजिक्स का। फर्स्ट ईयर में आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास मेजॉरिटी क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड थे। तो क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन के जमाने की, क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन के जमाने की, क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन के जमाने की, एक ऐसी फिजिक्स जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस करती हो, उसको हम यहाँ जमाने बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और इसके अंदर आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई होती है। ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ये वर्ड, दिस इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें आपके पास अप्लाई की जा रही होती है। जबकि मॉडर्न फिजिक्स इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डील करती है। मॉडर्न फिजिक्स जो होती है वो आपके पास बेस करती है क्वांटम मैकेनिक्स पे। इसमें सारी की सारी क्वांटम नेचर की बातें आती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आता है। एक तो इसमें आती है आपके पास लाइट की स्टडी। ये डिस्कवर हुआ था बहुत बाद में जाके कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुआ था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लाइट एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है और लाइट एज अ वेव भी एक्ट करती है। ये जिसका पार्ट है वो कहलाती है कौन? क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस करती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वो सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो 1900 के बाद दिए गए हों। कभी आपने अगर नाम सुना हो, आपके पास एटम के अंदर आप कहते हैं कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से एटम के अंदर और पार्टिकल्स भी होते हैं। जब चैप्टर 19 पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे और उनके अंदर आपके पास पाए जाते हैं क्वार्क्स, उसके अंदर पाए जाते हैं क्वार्क्स, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर होते हैं हाइड्रॉन्स। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं। एक कहलाता है न्यूट्रिनो और कहलाता है एंटी न्यूट्रिनो। ये सारे पार्टिकल्स मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरी में शामिल हैं। इन सबको आपके पास डिस्कवर किया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल क्वांटम को अलग कर दिया और क्लासिकल क्वांटम को किस बेस पे अलग किया? सेंचुरी वाइज। इसके अंदर फिजिक्स ने बिल्कुल एक नया ट्रेंड लिया था। इसके अंदर फिजिक्स ने बिल्कुल एक नया ट्रेंड लिया था और ट्रेंड ये लिया था कि बात सामने आई थी कि जो आपके पास पार्टिकल है वो एज अ वेव के तौर पे भी काम कर सकता है। पार्टिकल बिहेव एज अ वेव। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना पढ़ा रहा होता सुन ले कि आपके पास ये जो मॉडर्न फिजिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस करती है और इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो 1900 की सेंचुरी के बाद ऑलमोस्ट दिए गए। और अभी तक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, अभी तक आपने पढ़ा था प्रोटॉन, अभी तक आपने पढ़ा था क्या? न्यूट्रॉन। लेकिन आपने कभी इन पार्टिकल्स के नाम नहीं पढ़े थे। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क्स, leptons, hadrons, even you people have not done cosmic rays। आपने अभी तक cosmic rays नहीं सुनी। तो ये सारी की सारी जो डिस्कवरीज हैं ये मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरीज हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास जो बेस करती है, ये बेस करती है आपके पास किस पे? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। इसी तरीके से अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका आप हमें दूसरा पॉइंट बता दें कि इसका दूसरा पॉइंट आपके पास जो है वो क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा आपके पास ये जो है ये बेस करती है आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। इट इज बेस्ड अपॉन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस करती है।
इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इसके अंदर जो चीजें डील की जाती हैं, थिंग्स आर डील एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। इसके अंदर जो चीजें डिस्कवर की जाती हैं, डील की जाती हैं, वो डील की जाती है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अर्थ और सन दोनों ह्यूज ऑब्जेक्ट हैं, और इन दोनों के बीच में पाई जा रही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें अर्थ एक बड़ा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, हमें सन एक बड़ा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, इनकी एविडेंस हमें मिल चुके हैं, इनके मासेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब एक ऐसी चीज जो लार्ज स्केल पे कैलकुलेट की जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और थिंग्स यहाँ पे जो डील होती है वो डील होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल, एक बड़े पैमाने के ऊपर, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स हम बासानी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे जमीन की जानिब क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास मौजूद है ये जमीन। जमीन का क्या पाया जाता है? मास। और हर वो चीज जिसका मास है उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है, हर वो चीज जिसका मास है उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है। एवरीथिंग दैट हैज मास हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन दोनों की अट्रैक्शन में महसूस नहीं कर सकता, इन दोनों के अट्रैक्शन में महसूस नहीं कर सकता। अट्रैक्शन है, मैं कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इन दोनों के मासेस कम है। लेकिन अर्थ की जो हमारी पे अट्रैक्शन है वो हम महसूस कर सकते हैं। महसूस क्या कर सकते हैं? उसको हम अपनी पूरी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। और कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो अर्थ की जानिब क्या हो रहा है? अट्रैक्ट। तो याद रखिएगा आपके पास ये जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो ये कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपके पास जो है वो हम लोगों ने उसको डील किया है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में जो थिंग्स हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डील होती हैं एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डील होती हैं। इसके अंदर जो चीजें हैं वो आपके पास मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डील होती हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डील होती हैं। इसके अंदर जो चीजें हैं वो मैक्रोस्कोपिक पे भी डील होती हैं और माइक्रोस्कोपिक पे भी डील होती है। थिंग्स आर डील ऑन बोथ मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक। इसमें मैक्रोस्कोपिक पे भी थिंग्स डील होती हैं और इसके साथ साथ इसमें आपके पास जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी थिंग्स जो होती हैं वो डील हो रही होती हैं। इसमें हम चीजों को बड़े पैमाने पे भी डिस्कस करते हैं और छोटे पैमाने पे भी डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर हमसे क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई बड़ी चीज स्टडी करते हुए गलती हो गई तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय द कांसेप्ट ऑफ मॉडर्न मैकेनिक्स। अब एक और बात मैं आपको छोटी सी बताने जा रहा हूं, और सुनिएगा। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब वही थे जो मैंने बताया आपको दो ऑब्जेक्ट्स की जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स नजर आ रही है, लेकिन आप जानते हैं आपका जो एटम है, आपका जो एटम है, इस एटम के अंदर भी दो फोर्सेस मौजूद हैं। एक कहलाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक कहलाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक कहलाती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के कॉन्सेप्ट हमें मॉडर्न फिजिक्स ने दिए, और क्योंकि हमें आपके पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नजर नहीं आते, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नजर नहीं आते, हमें सिर्फ बाहर की चीज नजर आती है, हमें अंदर की चीजें नजर नहीं आती, तभी इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्कोपिक। छोटी चीजें लेकिन काम बड़े, छोटी चीजें हैं लेकिन काम बड़े हैं। तो आपके पास की माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी, मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी जो आपके पास होती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि न्यू पार्टिकल्स की स्टडी होती है, वो भी आपके पास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर लाई करती है। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक दोनों की स्टडी आपके पास होती होती है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में शुरू से डायरेक्ट आती पढ़ाना शुरू कर दूं, जब तक ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा क्लासिकल और मॉडर्न में क्या फर्क है, तो क्या पढ़ेंगे आगे? कुछ पढ़ सकते हैं, आगे कुछ नहीं पढ़ सकते। पहले क्लासिकल और मॉडर्न का कॉन्सेप्ट और उनकी डिमार्केशन, कि कहां खत्म हो रहा है, दूसरा कहां से शुरू हो रहा है,
किसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, किसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, तो उनकी जो स्टडी होती है उसका मिलना हमारे लिए सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। दिस वाज अबाउट क्लासिकल फिजिक्स, दिस वाज अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन इंक्लूड करता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन इंक्लूड क्लासिकल फिजिक्स इंक्लूड, क्लासिकल फिजिक्स में शामिल होते हैं हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन शामिल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन शामिल है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन शामिल है, न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसमें शामिल है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इसमें शामिल है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसमें शामिल है, इसमें शामिल है फोर्थ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फोर्थ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये चीजें इनके अंदर आपके पास शामिल हैं, ठीक है, या इनके आसपास जो चीजें डिस्कवर की गई वो सारी क्लासिकल में शामिल हैं, जिसमें आपके पास आ रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में शामिल है आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के नाम हैं, जितने लिखूंगा आप सब पढ़ेंगे, और नाम लिखा हुआ है डी ब्रोगली, नाम लिखा हुआ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ई डी बी आर ओ जी एल आई ई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके अलावा मॉडर्न में शामिल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहला शामिल है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, पहला क्या शामिल है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दूसरा शामिल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तीसरा ब्लैक बॉडी, तीसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, तीसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें इंसान का दिमाग घूम जाता है एक्सेट्रा। तो ये सारे मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग, ब्लैक बॉडी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके पास लाई कर रहे होते हैं, इनको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, सारे मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ रहे होते हैं। Although you will never be asked right to differentiate between classical physics and modern physics, but sometime it may count as a knowledge in your NTS for aptitude. तो इसीलिए आपकी बुक का बेस है, बुक में आपको क्लासिकल भी मिलेगी और बुक में आपको मॉडर्न भी मिलेगी। हमारा अलमिया क्या है, हम हैं रट्टू तोते, हमें सिर्फ वो चीज पे लड़ाई करना होता है जो हमें नोट्स खोल के मिल गए, कभी हमने बुक खोलने का तजुर्बा नहीं किया होता। अगर हम बुक खोलते हैं कभी तो हमें पता चलता है कि बुक में बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें खुद पढ़नी होती हैं और जो अनयूजुअली आपके पास नोट्स में बताई नहीं जा रही होती। तो ये सब वो चीजें थी जो आपके खुद पढ़ने का पार्ट थी, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट यू पीपल आर हैविंग मॉडर्न फिजिक्स जस्ट इन दिस ईयर और उससे पहले आपने इसको डिस्कस नहीं किया, तो इसीलिए बहुत जरूरी था कि पहले आपको मॉडर्न और क्लासिकल के बीच में फर्क बताया जाए। तो ये आपने देखा मॉडर्न और क्लासिकल के बीच में फर्क। अब चलते हैं एक टॉपिक पे और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले हम यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 18। The first chapter in modern physics we want to take start from, and that is atomic spectra। उसका नाम आपके पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो पहला मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास जो
तो मेरे पास यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 18 है वो चैप्टर नंबर 18 मुझे स्टार्ट करना है, और चैप्टर नंबर 18 मेरे पास उसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो पढ़ना है उसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला टॉपिक जो हमें यहाँ पे पढ़ना है उसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपके पास क्या है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल बेसिकली आपके पास बोहर्स ने प्रेजेंट किया था। बोहर्स ने आपके पास प्रेजेंट किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और इसके अंदर उसने डिस्क्राइब किया था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसके अंदर उसने डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बोहर्स वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपके पास डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये आपके पास जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है इसके अंदर हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया था। एटम का स्ट्रक्चर तो पहले भी डिस्क्राइब किया गया था, इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने आपके पास एटम के स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया था, लेकिन उनके अंदर क्या था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि आपके पास उनके पास हर एक में कोई ना कोई गड़बड़ पाई जा रही थी। इसमें भी गड़बड़ थी, लेकिन इसमें गड़बड़ बहुत हद तक ना होने के बराबर थी। लेकिन इनसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके पास जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ शामिल थी, तो इसीलिए आपके पास ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है इसके ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा थ्योरीज जो है वो बेस करती हैं। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने हमें एक क्लियर, एक फाइन एटम का स्ट्रक्चर बताया। इसने हमें क्लियर और एक फाइन एटम का हमें स्ट्रक्चर बताया। ये बात तो हमें पहले ही पता चल चुकी है कि हम बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बचपन से चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये हमारे पास एक एटम का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास ये जो एटम का सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट उसका कहलाता है न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट कहलाता है उसका न्यूक्लियस। जबकि न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास पाए जाते हैं ऑर्बिट्स, और उनके ऊपर रिवॉल्व करता है आपका एक पार्टिकल जिसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर दो आपके पास पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक कहलाता है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जिसमें से एक कहलाता है प्रोटॉन और एक कहलाता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मतलब प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये बेसिकली एक एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें इसने क्या बताया? इसमें इसने जो प्योरली डिस्कस किया, न्यूक्लियस के बारे में पहले से पता था, न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी चीजें पहले से जानते थे, इसने न्यूक्लियस के ऊपर तवज्जो नॉर्मली नहीं दी। इसकी तवज्जो सारी इलेक्ट्रॉन पे थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये किस तरह मूव करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पहुंचाया जाता है तो कैसे पहुंचाया जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से वापस नीचे आता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है। और इसके साथ मोर देन दैट इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिट्स पे मूव करता है, तो इसकी जितनी डिस्क्रिप्शन थी वो हमें जिस साइंटिस्ट ने दी उनका नाम आपके पास था बोहर्स। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो अप्लाई किया गया था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको अप्लाई किया गया था सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट, और इसको सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया गया था। और वो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट आपके पास कौन था? हाइड्रोजन। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन, इसको इन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई किया था। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई किया गया था। अब मुझे आपके पास जानने हैं इसके कुछ पोस्टुलेट्स। अब मुझे आपके पास जानने हैं इसके कुछ पोस्टुलेट्स। तो मैंने यहां पे लिखा पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मैंने यहाँ पे आपके सामने जुमला लिखा पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगर चाहते हैं कि याद हो जाए तो साथ साथ याद कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं ना याद हो जाए एक बात को, एक पोस्टुलेट को मैं इतना लंबा खींच दूंगा कि आपको क्लास में याद हो जाएगा, मैं भी बता रहा हूं।
तो मैं चाहता हूं कि आपको ये अभी क्लास में याद हो कि आपके पास गॉस एटॉमिक मॉडल क्या है। तो सबसे पहला जिसका पोस्टुलेट कहलाता है वो कहलाता है एनर्जी स्टेट्स। सबसे पहला जो इसका आपके पास पोस्टुलेट कहलाता है वो कहलाता है एनर्जी स्टेट्स। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। बोहर्स ने आपके पास हमें ये बताया कि जब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है, जब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है, जब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है तो वो किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। जब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के ऊपर मूव करेगा, एक फिक्स ऑर्बिट पे मूव करेगा, तो वो किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। दोबारा जो मैं बोल रहा हूं, जब जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट के ऊपर या आपके पास एक ऑर्बिट के ऊपर मूव करेगा तो वो किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आपको याद है? रदरफोर्ड ने बोला था कि आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो ग्रेजुअली ये अपनी एनर्जी को लूज करता है, और जब ये अपनी ग्रेजुअली अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो एक वक्त आएगा कि सारी एनर्जी लूज कर देगा, और जब ये सारी एनर्जी लूज करेगा तो ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, और दैट विल लेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एटम। इससे एटम की डिस्ट्रक्शन होगी। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एंड इट वाज करेक्टेड बाय बोहर्स। बोहर्स ने बोला आपका इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा है तो वो किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी जब तक कोई फिक्स ऑर्बिट पे। फिर उसने मजीद ये बताया, उसने क्या बताया? उसने ये बोला कि आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना उसकी एनर्जी बढ़ती है ना उसकी एनर्जी कम होती है। अब सवाल क्या उठता है कि ये एनर्जी किसकी है? तो याद रखिएगा बेसिकली एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, बेसिकली एनर्जी होती है ऑर्बिट की। बेसिकली एनर्जी होती किसकी? ऑर्बिट। एवरी ऑर्बिट is associated with definite amount of energy। हर ऑर्बिट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएट है। एवरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पाया जा रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे मूव करेगा तो इसकी वही एनर्जी होगी अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के ऊपर मूव करेगा तो इसकी वही एनर्जी होगी जो इस ऑर्बिट की पाई जा रही है। और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी बढ़ेगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अगर E1 है तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी E3। तो जैसे जैसे आपके पास ऑर्बिट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके पास, मैंने क्या बोला, उनकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो आपके पास बोहर्स का पहला पॉइंट क्या था? बोहर्स का पहला पॉइंट था एनर्जी स्टेट। समझ में नहीं आ रहा क्या एनर्जी स्टेट, क्या लगा रखा है, क्या एनर्जी स्टेट? तो आपने बोलना है एनर्जी स्टेट्स का मतलब आपने यहां से स्टार्ट करना है। आपने बोलना है भाई इलेक्ट्रॉन किस पे मूव करता है? उसने कहा ऑर्बिट पे। फिर आपने बोलना है जब ऑर्बिट पे मूव करता है तो कैसे मूव करता है, क्या वो एनर्जी रेडिएट करता है? तो आपने बोलना है जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे मूव करेगा तो वो किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, उसका टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। और वो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली वो इस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर मैं आपको छोटी सी बात बोलूं, बाज़ औक़ात बातें बहुत छोटी होती नहीं काम की होती है। मैं कहां पर हूं, मतलब
मतलब मैं अर्थ पे हूँ और मेरे अक्रॉस जो है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऐसा ही ना। अगर मैं बोलूँ आप कहाँ हैं तो आप कहेंगे हम घर पर हैं, तो घर पे नहीं, आप अर्थ पर हैं और आपके अक्रॉस एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। आप सुनिए मेरी बात, सुने, ये मेरा हाथ है और ये मेरे हाथ के नजदीक एक पॉइंट है। इस पॉइंट का एक अपना पोटेंशियल है। क्या है अपना एक पोटेंशियल? चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हर पॉइंट का अपना पोटेंशियल होता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिटरमाइन करेगा इस पॉइंट पे पाया जाने वाला मास। अगर इसका पोटेंशियल मालूम करना है यहां मास, अगर इसका पोटेंशियल मालूम करना है यहां मास, अगर इसका पोटेंशियल मालूम करना है यहां मास। तो जिस तरह हर पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहा है कौन? मास, उसी तरह ऑर्बिट की एनर्जी कौन मालूम करता है? इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ऑर्बिट की एनर्जी कौन मालूम करता है? इलेक्ट्रॉन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी मदद से ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। बात समझ में आ रही? तो जिस तरह हमारे पास 10,000 पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड में, हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते। कब तक नहीं बता सकते? जब तक उनके ऊपर मास मौजूद ना हो। इसी तरह ऑर्बिट के ऊपर, इसी तरह ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करके देता है उस ऑर्बिट की क्या? एनर्जी। तो याद रखिएगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एनर्जी ऑर्बिट की है। और एनर्जी अगर ऑर्बिट की है तो जितनी एनर्जी ऑर्बिट की होगी उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी। तो जब जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के ऊपर मूव करेगा तो किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा और उसका आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बिल्कुल सेम रहेगा। हर ऑर्बिट के पास पाई जाती है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको जरा वर्डिंग में लिख लेते तरीके से, इसको जरा वर्डिंग में लिख लेते हैं तरीके से। इलेक्ट्रॉन does not radiate energy as long as it moves in a fixed orbit. Electron does not radiate energy as long as it moves in a fixed orbit. The total energy of an electron remain same. The total energy of an electron remains same as long as it moves in the same orbit. Same orbit, fixed orbit, एक ही बात है, अल्फाजों को पकड़िएगा नहीं। Same orbit, ठीक है? तो हर ऑर्बिट के साथ क्या जुड़ी हुई? एनर्जी। तभी ऑर्बिट को ऑर्बिट कहने के बजाय हम क्या बोलते हैं? एनर्जी स्टेट्स। तो लिखें यहां पे, सिंस ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ definite amount of energy. Since each orbit is associated with definite amount of energy, हर ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पाया जा रहा है। So therefore these orbits, या सिंपल therefore they are called as एनर्जी स्टेट्स। तभी इनको एनर्जी स्टेट्स का नाम दिया जाता है।
Therefore they are called as energy states, तभी इनको एनर्जी स्टेट्स का नाम दिया जाता है। ये पहला पॉइंट है एनर्जी स्टेट्स का। पढ़ ले जरा, सुनता हूं आपसे अभी, किसी से सुनता हूं पूरा पॉइंट, बिल्कुल ऐसे डिट्टो, किसी एक से पूरा पॉइंट सुन रहा हूं डिट्टो जो मैंने आपको बताया एनर्जी स्टेट्स के बारे में। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जब आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा तो किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। हर ऑर्बिट के पास पाई जाती है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और अगर हर ऑर्बिट के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है तभी हम कहते हैं कि आपके पास ये ऑर्बिट दर हकीकत इनको हम और क्या नाम दे सकते हैं, एनर्जी स्टेट्स। तो ये आपके पास एनर्जी स्टेट्स कहलाती हैं। कासिम हसन, बात समझ में आ रही बेटा? Are you getting my point? जी हसीब शाह, ओके। तो यहाँ पे आपके पास बात में किसी एनर्जी स्टेट्स की जो हमने यहाँ पे बात की। अब थोड़ा सा चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम आपके पास है फोटॉन्स। बोहर्स के पोस्टुलेट चल रहे हैं, अभी तक वही चल रहे हैं। पता है आपको, मेरी हमेशा से आदत है, आप लोग भी जानते हैं कि जब कोई नई चीज आने वाली होती है ना टॉपिक में, तो उसको मैं पहले ही करा देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बीच में फिर हाथ रोकना नहीं पड़ता। जहां मैंने बीच में हाथ रोका वहां टॉपिक का तसलसल खराब। तो सेकंड पोस्टुलेट में आपका बीच में हाथ रोक दूंगा तो टॉपिक का तसलसल खराब हो जाएगा, और वो मैं हरगिज नहीं चाहता। तो आपके पास सबसे पहली चीज आती है, इसका नाम है फोटॉन। फोटॉन इज नथिंग बट लाइट। आपके पास एक चीज आती है, इसको हम बोलते हैं फोटॉन। फोटॉन इज नथिंग बट लाइट। आपके पास एक चीज आती है, इसका नाम है फोटॉन। फोटॉन इज नथिंग बट लाइट। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है और एज अ वेव भी। एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है और एज अ वेव भी। तो फिलहाल हमने पढ़ा कि मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरी कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की स्पीड को डिनोट करते हैं c से, और इसकी वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड को डिनोट करते हैं c से, और इसकी वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन है। क्या बोला मैंने? सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन है। अल्ट्रावायलेट फोटॉन, इंफ्रारेड फोटॉन, माइक्रोवेव्स फोटॉन, रेडियो वेव्स फोटॉन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड फोटॉन। सारी फोटॉन्स हैं। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल वेव्स। विबग्योर को मिलाकर बोलते हैं विजिबल वेव्स। विबग्योर को मिलाकर बोलते हैं विजिबल वेव्स। क्या बोलते हैं? विजिबल वेव्स। विबग्योर को मिलाकर बोलते हैं विजिबल वेव्स। इनको विजिबल वेव्स बोला जाता है मिलाकर। अगर मैं कह दूं कि मुझे बताएं इंफ्रारेड की स्पीड कितनी है, बेवकूफों की तरह कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। मैं बोल रहा हूं इंफ्रारेड की स्पीड कितनी, कैलकुलेशन हो रही है। भाई इंफ्रारेड फोटॉन है, और जो स्पीड फोटॉन की होगी वो इंफ्रारेड की होगी। तो इंफ्रारेड की स्पीड कितनी होगी? 3 एक्सपोनेंट 8। अगर मैं आपसे बोलूं कि माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स कौन सी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने कहा मुझे की मैंने कहा मुझे की स्पीड बता दे कितनी होगी। सोच रहे हैं अल्लामा इकबाल की तरह, कल जश्न आजादी है ना, अल्लामा इकबाल की तरह सोच रहे हैं बैठ के। तो इनकी भी स्पीड कितनी होगी? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। तो इन सब की आपके पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड है। इन सब की स्पीड सेम है, लेकिन इनकी एनर्जी सेम नहीं है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, और इनकी वेवलेंथ सेम नहीं है। ऑल हैव, नोट करें, ऑल हैव डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। जल्दी नोट करें। All have
एनर्जी, सबकी एनर्जी डिफरेंट, सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट और सबकी वेवलेंथ डिफरेंट। तो इन सबकी एनर्जी डिफरेंट है, इन सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और इन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है, लेकिन इन सबकी स्पीड बिल्कुल सेम है, बिकॉज दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ। फोटोन की एनर्जी कैसे निकलती है? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है, नोट करें, E is equal to h mu। नोट करें, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E is equal to h mu। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E is equal to h mu। ये फोटोन की एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं कल से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? और आपने बल्कि छोड़े, अभी तो नई क्लासेस में काम नहीं दे रहा, बहरहाल जितना टॉपिक पढ़ा है उसको लाजमी तौर पे पढ़ के आइएगा। इसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज क्लास देन यू कैन आस्क। अगर आज की क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर मैं पूछता हूं क्वेश्चन किसी से, फिर मैं पूछना चाहूंगा किसी से क्वेश्चन, और मैं देखता हूं कि मेरा क्वेश्चन किससे है। जी इशिता बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? सर ये जो आपने लास्ट लाइन लिखी है वो रिपीट कर दें। इशिता बोलिए। सर ये जो आपने लास्ट लाइन लिखी है वो रिपीट कर दें। सर जो आपने लास्ट लाइन लिखी है वो रिपीट कर दें। कौन सी बेटा? ये वाली। यस सर। All have different energy, different frequency and different wavelength। चलें, अब इसका मतलब है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए किसी से, और मैं देखता हूं कि कौन सा बच्चा है जिस पे रैंडमली क्लिक होता है और जिससे क्वेश्चन पूछा जाए। क्लास के एंड में एक ना एक बच्चे से लाजमी क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। जी सोफिया अफजाल मुझे बताइए जरा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सोफिया अफजाल। सर। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सोफिया अफजाल मुझे बताइए, बहुत एटॉमिक मॉडल में पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स? एनर्जी लेवल्स और एनर्जी स्टेट को एनर्जी लेवल एनर्जी स्टेट्स क्यों बोलते हैं? ऑर्बिट क्यों नहीं बोलते? Because every orbit is associated with a definite amount of energy। ओके, और क्या हर ऑर्बिट की एनर्जी सेम रहती है, चेंज होती है? ऑर्बिट की सेम रहती है। ऑर्बिट की सेम रहती है। अगर ऑर्बिट का साइज चेंज हो, लाइक फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी सेम रहेगी या बढ़ेगी या कम होगी? मेरे ख्याल से मैंने बताया था ये बात, किसको पता है इसका आंसर? जी बताइए ज़ारा, क्या बोलना चाह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ेगी। ऑर्बिट की एनर्जी बिल्कुल बढ़ेगी, यही बात बताई थी मैंने। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ेगी। इंशाल्लाह ताला बेटा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।